नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं बस उसे आप लोग याद करते चलो। आपका हिंदी में 100 में 90 नंबर 95 नंबर कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बोर्ड का मोहर लगा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपके साथ। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दोस्तों, बोर्ड का मोहर लगा हुआ है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, यानी कि आपका जो 20 के दांत पाठ है उस पाठ के लेखक कौन है, उस पाठ के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर जी के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पराजय में आपका उपसर्ग माने तो परा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो परा इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम परा प्लस जय करते हैं तो एक नया शब्द बन जाएगा पराजय। ठीक है, तो परा आपका उपसर्ग हो जाएगा, जय आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था, तो दोस्तों यह कथन हमारे कालिदास जी का है। कालिदास ने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। आपको शुद्ध वाक्य चूज करना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो सबसे पहले आपको देखना है, सारे ऑप्शन को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग आंसर टिक लगाइएगा। तो 6 नंबर का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदी। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया राम ने पुस्तक खरीदा। तो राम को हम लोग भगवान समान मानते हैं, तो राम को ऐसे थोड़ी ना हम लोग बोल सकते हैं कि राम ने पुस्तक खरीदा, दा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ना ही हम ये बोल सकते हैं कि राम पुस्तक खरीदा, ये भी नहीं बोल सकते हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं राम ने पुस्तक खरीदी, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की नागरी लिपि के लेखक हैं। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ये क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम है। देखो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण, देखो परिणाम से ही पता चल जाता है कि परिणामवाचक विशेषण क्या कहेंगे, तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि हमारा 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला थोड़ा सा, ये हमारा परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। ये प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। देखो जी, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो बता देना कि जो लकीर को फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों के लिए परंपरा ज्ञान अति आवश्यक है। बस इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, और वही आपको ऑब्जेक्टिव में भी आंसर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन, अबिन्यो किस नदी पर स्थित है। अबिन्यो किस नदी पर स्थित है, तो रोन नदी पर स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, याद रखना अबिन्यो किस नदी पर स्थित है, तो रोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मछली जो आपका कहानी है जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो हमारा 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग का। ठीक है, मध्यम वर्ग का, यानी कि मध्यम यानी कि बीच। ठीक है, बीच वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13 नंबर की बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो हम लोग बताएंगे नर्तक के रूप में है, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था सन 1938 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। भाववाचक संज्ञा हम आपको संज्ञा पढ़ा चुके हैं,
समास पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये आपको 2 अभी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बहुत जल्द सारे मैं व्याकरण में भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हम लोग क्या देंगे, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर्दी, सर्दी देखो भाववाचक संज्ञा सर्दी हो जाएगा, ठीक है। वाहन, घड़ी, लकड़ी ये सब नहीं होगा, बल्कि हमारा भाववाचक संज्ञा होगा सर्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी के पिताश्री का नाम था करमचंद गांधी, याद है ना। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी जी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। ये प्रश्न है कि राजगिरी कौन समास है, राजगिरी में कौन सा समास है। मैंने आपको समास बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे, एक एक समास को पहचानने का बेहतरीन ट्रिक भी बताए थे। वो वीडियो उपलब्ध होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर प्लेलिस्ट में देखना, मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 17 का उत्तर होगा तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व समास तो ऐसे ही नहीं होगा, बहुब्रीहि समास ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और दिखते हैं हम लोग, और बहुब्रीहि समास में 90-95% देवी देवताओं का नाम आता है। तो राजगिरी में कोई देवी देवता नहीं है, तो राजगिरी में हमारा तत्पुरुष समास होगा। और द्विगु समास तो होगा नहीं, द्विगु समास में ज़्यादातर संख्याओं का बोध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। देखो सर्वनाम की तुलना की बात करें तो हमारा मैं जो है ना, मैं यानी कि मैं ऑप्शन नंबर सी, यही आपका उत्तर होगा, यही आपका सर्वनाम होगा, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर मिलेगा सी नंबर वाला, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो जब मैंने आपको गुरु नानक जी के बारे में बताया था, गुरु नानक जी वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक जो है ना, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है और सिख संप्रदाय के ये प्रथम गुरु है, ठीक है। और 5वें गुरु अर्जुन देव है, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है, ठीक है। ये सब हम आपको बताए थे जब ये पार्ट पढ़ाए थे। तो अगला क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। देखो रसखान, ये भी मैंने आपको पार्ट पढ़ा दिया है, रसखान वाला। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, दिल्ली के बाद वो ब्रजभूमि में चले गए थे, ठीक है। और याद रखना रसखान एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा भक्त थे। माना जाता है कि श्री बालाजी नहीं, एक मंदिर का नाम है जो राजस्थान में अभी उपस्थित है, ठीक है। श्रीनाथ जी के मंदिर, ठीक है, वो राजस्थान में है, मंदिर का नाम है श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी का मंदिर यानी कि राजस्थान में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किए थे, ऐसे मतलब कि पूर्वजों का कहना है और किताब में भी लिखा गया है, ठीक है। जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो, शुद्ध शब्द यही होगा, क्योंकि हम लोग प्रकृति को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखते हैं प्रकृति, ठीक है। तो यही हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है शुद्ध शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परिश्रम में उपसर्ग, परिश्रम में उपसर्ग क्या होगा। तो परिश्रम में क्या उपसर्ग होगा, तो आप काम करिए, एक ले लीजिए परि और दूसरा आप कर दीजिए श्रम। तो परि प्लस श्रम से क्या बनेगा, परिश्रम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा परि, यानी कि परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ। हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ होता है पास पैसा ना होना। जब भी आप किसी इंसान से पैसा मांगते होंगे तो देख लेना वो कहते होंगे कि मेरा हाथ खाली है, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो पास पैसा ना होना हाथ खाली होने का मुहावरे का सही अर्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अवकाश शब्द में उपसर्ग। देखो अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या बताएंगे, जैसे अवकाश है ना, तो अव प्लस हम काश करेंगे, अव प्लस काश करेंगे तो पहला वाला जो अव आएगा वही हमारा उपसर्ग का काम करेगा, यानी कि आंसर होगा 24 का बी नंबर वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर। ये प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में, तो हिरोशिमा जापान देश में है। पता है ना कि हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर ही ना अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। जीवनानंद दास, बीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। यहाँ पर 26 का हमारा आंसर होगा धर्मवीर भारती, ठीक है। हमारा आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कैसे कवि है। कुंवर नारायण कवि है, तो जो कुंवर नारायण है वो कैसे कवि है, ग्राम संवेदना, ग्राम संवेदना वो कवि है, ग्राम संवेदना, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन सेनापति में कौन सा समास। देखो सेनापति अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि सर जी सेनापति है तो द्वंद्व नहीं होगा और ना ही इसमें बहुव्रीहि होगा। तो सेनापति, देखो सेनापति का अगर मैं बात करूँ तो सेनापति में एक प्रकार का झुंड आ जाता है, ठीक है, झुंड आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका तत्पुरुष समास में चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा, मित्रता हो जाएगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें कि अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता कवि का क्या नाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर, क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको हम लोग शॉर्ट नाम दिनकर के नाम से भी पुकारते हैं। तो हमारा करेक्ट उस उत्तर होगा 30 का ए नंबर, ठीक है। तो मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ अच्छे से आप लोग देखो वीडियो को और प्रश्नों को याद करो। देखो मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ जिस भी सब्जेक्ट का, आप उसको अच्छे से वीडियो देखना और अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद करने की कोशिश करना। सब्जेक्टिव का टेंशन मत लो, क्योंकि 17 अगस्त से या तो 16 अगस्त या तो 17 अगस्त मैं आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड पर एकदम नए अंदाज में और धमाकेदार क्लास के साथ हाजिर होने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से मतलब कि पढ़ाई करो और बोर्ड एग्जाम में मतलब कि कम से कम ना 430 प्लस जरूर नंबर लाना, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों का टारगेट दिए हैं 450 प्लस का। तो जितने भी छात्र कमज़ोर हैं वो अपने आप को कमज़ोर न समझना, 430 प्लस का टारगेट लेकर पढ़ाई करना, 400 नंबर जरूर आएगा, ठीक है, हर किसी का नंबर आएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है आप लोग कमेंट करके हमको बताओ। जितना आप लोग कमेंट करोगे, जितना हम मोटिवेट होंगे, उतना हम आप लोगों को भी मोटिवेट करेंगे और आपको आगे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलो।